हेलो गाइस, मैं यहाँ डीआरएस कंपनी में किसी काम से आया था और वहाँ पे मुझे सब लोग माल्टीज़ मिले। सब गोरे थे, लेकिन वहाँ पे एक पर्सन था जो मुझे लग रहा था कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी, हमारे एरिया से ही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो वो इंडियन थे। तो मैंने उनसे बोला कि क्या आप इंटरव्यू देना चाहोगे मेरे चैनल पे, आप कैसे आए माल्टा में, आप ये बता सके। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है, तो अब मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। उनसे बात करते हैं। हेलो बॉबी सर। क्या हाल है ऋषभ? इनसे मिलिए, ये हैं बॉबी सर। तो बॉबी सर, आप माल्टा कैसे कैसे आए थे, आप बताइए मेरे व्यूअर्स को। माल्टा पहले मैं जापान में था, उसके बाद मैं फिर इंडिया आ गया था 5 साल के बाद। तो उसके बाद जो हमारी कंपनी थी उन्होंने यहाँ पे मेरे को पोस्टिंग करने के लिए बोला था। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने सेंड यहाँ पे कर दिए थे, बट जो अपॉइंटमेंट के कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो अपॉइंटमेंट मेरे को मिलने में थोड़ा सा वो काफ़ी लेट हो गया था। अप्रूवल जो होता है यहाँ पे माल्टा आइडेंटिटी का, वो तो काफ़ी पहले आ गया था, विथिन ए मंथ आ गया था। बट जो आपका ये अपॉइंटमेंट था वीएफएस में डॉक्यूमेंट जमा करने के, वो जल्दी नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे कुछ उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने कंपनी को इन्फॉर्म किया था कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो लकीली जो कंपनी के एचआर हैं मारिया, उन्होंने खुद ही मुझे जो है बोला कि आपको उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम खुद आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। तो उन्होंने ही मुझे अपॉइंटमेंट लेके दिया था और मैं सीधे वीएफएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था। और फिर डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता या 8 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू आया था। सो इट वाज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। दे सिंपली आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन अबाउट माय कंपनी एंड अबाउट माय सैलरी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड। तो हार्डली इट टुक 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। 10 मिनट में इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू के ठीक 2 हफ्ते बाद मेरा पासपोर्ट जो है वो कोरियर से आ गया था, मेरे घर पे आ गया था। ओके, तो बॉबी सर, आप क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? जॉब यहाँ पे एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम करता हूँ। और बेसिकली जब मैं जापान में था तो उसमें हिताची बिज़नेस जो था उसमें मैं काम करता था। तो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि यहाँ पे भी है और स्वीडन में भी है और जर्मनी में भी है। तो काम तो जो है मेरे को तीनों कंट्रीज़ में मेरी जो है वो पोस्टिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पे होती रहेगी, जो मुझे बताया गया है। बट बेसिकली क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर जो है यूरोप का वो यहाँ पे है और एक लग्जमबर्ग में भी है, तो अभी फ़िलहाल मैं माल्टा में ही हूँ। और फाइनेंस के रिलेटेड जो है, जो बिज़नेस रिलेटेड जो होंगे काम, वो मुझे देखना होता है। तो बॉबी सर, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन जो है मैंने, जो इंडिया में हाईएस्ट है मेरी, वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया था। उसके बाद में फिर मैं एमबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड में मैंने अप्लाई किया था, जो कि एक यूके की यूनिवर्सिटी है। फिर मैं ग्रीस आ गया था। फिर वहाँ पे मैंने एमबीए जो है फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी में मैंने एमबीए अपना जो है वो कंप्लीट किया था। तो यही है, एमबीए मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपने अपने एमबीए के बाद ग्रीस में जॉब भी की थी? हाँ, बिल्कुल मैंने जॉब भी किया था। और वहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तो लैंग्वेज काफ़ी आता था। तो ऑफिशियल मैं वहाँ पे जो है इंटरप्रेटर का भी काम करता था। जो डिपार्टमेंट वहाँ पे फॉरेनर्स के साथ डील करते थे, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम होता है, तो वो भी मैं पार्ट टाइम वो भी किया करता था। और बाकी वहाँ भी मैंने एक फाइनेंस कंपनी में काम किया 5 साल। ओके, और फिर आपने 5 साल बाद वहाँ से आपने जापान में अपना ट्रांसफ़र ले लिया? वहाँ से नहीं, वहाँ से फिर मेरे को शादी हमारी होनी थी, तो मैं फिर इंडिया चला गया। वहाँ फिर शादी वादी किया हमने। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग जो थी वो जापान से पहले मैं अपना हांगकांग और मकाऊ ये दोनों देखता था मैं। वहाँ पे 1 साल लगाने के बाद फिर मैं जापान चला गया। 4 साल 5 साल 4.5 साल करीब जापान में मैं रहा। उसके बाद फिर मैं इंडिया आया था। तो जापान में अपना हिताची बिज़नेस, हिताची कंपनी है, काफ़ी सारे अपने लोग जो हैं वो जानते होंगे हिताची कंपनी के बारे में। मेरा काम खैर हिताची बिज़नेस में था, तो मैं उसमें काम किया। उसके बाद मैं फिर इंडिया आ गया। ओके,
बॉबी सर, आप कौन सी फ़्लाइट से माल्टा आए थे? माल्टा मैं लुफ्थांसा का मैंने जो है टिकट बुक किया था। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जनरली होता है क्या है कि जैसे जो पहले शेंगेन में रह चुके हैं, जो यूरोपियन यूनियन की 26 शेंगेन कंट्री, उनको तो ये पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रांजिट था वो था म्यूनिक में। तो दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं म्यूनिक में उतरा, लैंड किया। तो उसके बाद जब म्यूनिक से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी थी माल्टा के लिए, तो जो इमिग्रेशन होता है वो वहीं पे हो गया। क्योंकि जब मैं माल्टा आया तो मेरा पासपोर्ट कोई कुछ नहीं किसी ने देखा, सीधे प्लेन से आप उतरे, उतरने के बाद सीधे आप एयरपोर्ट से बाहर, कोई इमिग्रेशन नहीं। क्योंकि जो मेरा इमिग्रेशन था वो जर्मनी में ही स्टैंप वहीं पे पासपोर्ट पे लग जाता है, क्योंकि वो पोर्ट ऑफ एंट्री पहली शेंगेन कंट्री थी। तो उन्होंने मेरे से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे थे कि आप माल्टा जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, क्या काम है। तो उन्होंने मेरा कंपनी के जॉब प्रोफाइल ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे थे, और उसके बाद मेरे को स्टैंप लगा के उन्होंने बोला कि ठीक है ना, यू में गो। तो मैं चला आया। लेकिन वही मैं सोच रहा था कि माल्टा में भी इमिग्रेशन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो फ़्लाइट शेंगेन से ही आ रही थी। तो इसलिए कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। सीधे मैं एयरपोर्ट के बाहर आया, और कंपनी ऑफिशियल एक थे, वो आए हुए थे मुझे पिक करने के लिए। तो उन्होंने मुझे पिक किया, और मैं सीधे अपना जो है कंपनी का प्रोवाइडेड एकोमोडेशन है उसमें मैं आ चुका था। तो बॉबी सर, आपको माल्टा का वेदर कैसा लगा? माल्टा का वेदर सच बताऊं तो जैसे ही लैंड किया तो जो समुद्री हवा चल रही थी, तो मुझे अपने ग्रीस और इटली की याद आ गई। वहाँ पे भी ऐसी था। ग्रीस में एक सबसे बड़ा आइलैंड है क्रीटी आइलैंड, मैं वहाँ पे रहा करता था। और वहाँ पे भी ऐसी चारों तरफ से समुद्र से ही वो घिरा हुआ था। तो माल्टा भी वैसे, ये भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बट ठीक है, यहाँ पे सनी डेज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आउट ऑफ 365 मिनिमम मेरे ख्याल से 340 तो है ही। और आज भी देखो कितना अच्छा है वेदर, लग ही नहीं रहा कि ठंड है। टेम्परेचर तो काफ़ी सही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग नॉर्मली फ्रीली घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई ख़ास यहाँ पे अभी ठंड नहीं है। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में यहाँ पे ठंड होगी। बाकी वेदर ठीक है, फर्स्ट क्लास है वेदर, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है वेदर। आप कंट्री भी टूरिस्ट है, काफ़ी टूरिस्ट अभी इन दिनों में भी देख रहे हो आप, टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं। कंट्री ठीक है, वेदर वाइज सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं है। बॉबी सर, आपकी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? क्वालिफ़िकेशन मिनिमम आपका एमबीए होना चाहिए, और अगर आपको यूरोपियन कंट्री का स्टडी आपने किया हुआ है तो उसका एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है। प्लस अगर कोई यूरोपियन लैंग्वेज अगर आती है तो वो डबल एडवांटेज होता है। बाकी इंडिया से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिनिमम एमबीए होने चाहिए, और अगर आपने बीपीओ में काम किया हुआ है तो वो थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और बाकी तो फाइनेंस है ही आपका, अगर फाइनेंस में आपका मेजर किया हो, माइनर किया है तो भी चलेगा। बट अगर फाइनेंस में आपने एमबीए किया है, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का भी यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हमारी कंपनी जो हॉस्पिटैलिटी में भी डील करती है। काफ़ी कस्टमर बेस जो है, बहुत से बड़े बड़े होटल्स हैं और कुछ अपने रिजॉर्ट्स हैं, इनमें भी वो लोग डील कर रहे हैं। आजकल इन्होंने नए कॉन्टैक्ट लिए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, खासकर मैनेटेरियन इलाके के। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो कंपनी आपको खुद ही कॉल करेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको इंडिया में एम्बेसी फ़ीस देनी होती है। उसके बाद आपको मेडिकल का भी यहाँ पे खर्चा कंपनी देगी। बस का टिकट होता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, टैक्सी है या बस है, तो बस का भी कार्ड आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो सिम कार्ड होता है वो भी आपको कंपनी हमारी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो नहीं, बट कुछ कुछ कंपनी हैं जो कि आपको ये सारी फैसिलिटी जो बेसिक है वो प्रोवाइड करती है। बट मुझे लगता है कि शायद 70-75% लोगों को ये खुद ही अरेंज करना होता है, क्योंकि हमें एकोमोडेशन भी मिला है। बट ज़्यादातर जो है लोगों को एकोमोडेशन का आपको अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। तो आप कंपनी हमारी सही है, और ऐसी कंपनी और भी कंट्रीज़ में है, जैसे हमारी कंपनी स्वीडन में भी है, नॉर्वे में भी है। तो और वैकेंसीज़ भी निकली हुई हैं। अप्रैल में वैकेंसीज़ में आपको बताना भूल गया, आप लोग अप्रैल में जो है, मार्च में अप्लाई करना आप स्टार्ट कर दो। आप अभी से सर्च कीजिए, सीवी जो है रेज्यूमे है वो यूरोपास वाला ही होना चाहिए, ठीक है। आप उसी की यूरोपास की वेबसाइट पे जाइए,
वहाँ से आप बनाइए अपना रिज्यूमे और CV, और डोंट फॉरगेट टू मेक कवर लेटर। वो आप बना के आप उनको ईमेल कर दीजिए। सो इन केस इफ यू आर गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग ए कॉल। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100%। और वैकेंसीज भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। बॉबी सर, आप अपनी फैमिली के साथ हैं या अकेले हैं, और आप अपना खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तो मैं अकेले हूँ और फैमिली मेरी इंडिया में ही है। और कुछ दिनों के बाद मैं उनको जो है डिपेंडेंट वीज़ा पे सोच रहा हूँ बुलाने को। और खाना पीना यहाँ पे, खाना पीना देखो, एकोमोडेशन तो हमें प्रोवाइड है, बट खाना पीना नहीं है, वो आपको सेल्फ कुकिंग करनी पड़ेगी। और आपको नहीं तो फिर बाहर रेस्टोरेंट्स में, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बट क्योंकि जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। और उसमें फिर क्या है कि अगर आप मतलब बाहर से रेस्टोरेंट खाना खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी होता है। उतने अमाउंट में अगर आप, जिसको अगर किसी को कुकिंग आती है तो उतने अमाउंट में अगर वो घर पे कुकिंग करेगा तो उसका एक हफ़्ते का इतना का राशन आ जाएगा जितना वो एक दिन का वो रेस्टोरेंट में जाके खाएगा। तो बाकी डिपेंड करता है, जैसे कि मेरे को इतना कुछ खास खाना बनाने नहीं आता है, तो मुझे ज़्यादातर मैं जाता हूँ, बट रेकमेंड मैं यही करूँगा कि जिनको अगर खाना बनाने आता है तो वो घर पे ही खाना बना के अपना, वो ज़्यादा उनके लिए सही रहेगा। नहीं तो जिसको नहीं आता तो मेरे जैसे को फिर जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, इंडियन रेस्टोरेंट हो गया या कोई लोकल और कोई रेस्टोरेंट, वहाँ जाके खा लेता हूँ। ओके बॉबी सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।